हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक। तो आज हम लोग लेकर आ रहे हैं क्या आपके लिए क्लास 10th बोर्ड का सैंपल पेपर जो सीबीएसई अपने वेबसाइट पर दी हुई है। तो हम लोग देखेंगे क्या इस सैंपल पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या मार्किंग स्कीम है, सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहले तो देखो यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन जो भी बांटा हुआ है मैंने लिख दिया है। अब देखो पहला सेक्शन जो है हमारा कहता है सेक्शन ए में जो है कितने क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अब भी सही देखो 20 क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे 1 मार्क्स के होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए देखिए हमारा जो सेक्शन ए है उसका जो पहला क्वेश्चन है, देखो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा आपका, ठीक है, जो एमसीक्यू वाला होगा। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। तो पहले ये 20 हम देखते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है, देखो कहता है कि ए बराबर 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर x, ये दिया हुआ है हमारे पास। बोलता है एलसीएम निकालने के लिए। देखो यार आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो देखो यहां पे कि a दिया हुआ है अगर मेरे पास 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर x, b दिया हुआ है हमारे पास 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड c दिया हुआ है हमारे पास 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। आपको पता है कि जब कभी भी हम एलसीएम लेते हैं किसका, ए बी सी का, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें जो भी नंबर्स है ना उनमें जो सबसे ज्यादा पावर होता है हम उसी को कंसीडर करते हैं। तो जरा सोचो 2 2 2 सब 2 है, कितने पावर है सब में 2, तो हम यहां पे सबसे पहले 2 टू द पावर 2 लिखेंगे। अब देखो 3 3 3, एक चीज सोचो सब में एक एक पावर है और यहां x है, और मेरे से क्या पूछा, x का वैल्यू। इसका मतलब हम 3 टू द पावर x को यहां कंसीडर कर रहे होंगे, तो 3 टू द पावर x हो गया। अब देखो आपको पता है कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो जो सबसे, अगर मान लो किसी जो सब में कॉमन नहीं भी है उसको भी हम लिख रहे होते हैं। तो देखो यहाँ पे 5 और यहाँ 7, तो 5 और 7 को हम लोग साथ में लिख देंगे और यही मेरा क्या दे देगा, एलसीएम। एक और क्वेश्चन में आपको एलसीएम ऑलरेडी दे रखा है, देखो 3780। तो हम यहाँ क्या करेंगे 3780 डाल देंगे और यहां होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का पावर x इंटू 5 इंटू 7। तो अब जरा सोचो इस 3 टू द पावर x को इधर रहने देते हैं, बाकी को इधर भेज दो। तो 3780 बाई, इसको नीचे लेके चले आओ, 4 इंटू 5 इंटू 7, ये आ जाएगा बराबर 3 टू द पावर x हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 7 से कटेगा क्या, 7 5 35, 2 8, 7 चौक 28। देखो यहाँ 7 5 35, 2 8, 7 चौक 28, 0 कट गया। चलो 4 से कट जाएगा क्या, चरका 4, 1 4 3 12, 4 5 20, 4 से भी कट जाएगा, चरका 4, 1 4 3 12, 4 5 20 कट गया। 5 से भी कट जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 3 4 5 7 35। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 27 बराबर 3 टू द पावर x। आप 27 को क्या लिख सकते हो, 3 टू द पावर 3 बराबर 3 टू द पावर x। तो यहाँ पे देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू आया मेरा वो क्या आ गया, 3, है ना। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। जब कभी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालते हैं, यहां देखो कॉन्सेप्ट समझ लो ये, जब कभी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालते हैं तो जो भी नंबर्स लिखा रहता है उसमें जो सबसे ज्यादा, जैसे मान लो अगर यहाँ पे होता 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 ऐसा, इंटू 2 का पावर मान लो 2 का पावर 4, तो हम 2 के पावर 4 को कंसिडर कर रहे होते। अगर ये नीचे में ऐसे अलग अलग होता तो हम 2 के पावर 4 को कंसिडर कर रहे होते, समझ गए। जो सबसे ज्यादा पावर होगा हम उसी को कंसीडर करेंगे, क्लियर है। और जैसे मान लो अगर हम यहाँ 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 का पावर 0, यहाँ 7 लिखा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 का पावर 0। अब देखो सबसे ज्यादा पावर यहाँ 1 1 यही है ना, तो इसीलिए मैंने क्या किया 5 और 7 भी कंसीडर किया। एलसीएम निकालते वक्त हम यही करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कहता है शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखो भाई बहुत आसान चीज है ये, मैं आपको एक बार में समझा देता हूं। देखो अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है, जैसे मान लो मैं कलर चेंज कर देते हैं इसका, ये हमारे पास एक एक्सिस ये वाला हुआ और दूसरा एक्सिस ये वाला हुआ। देखो ध्यान रखना कि अगर जब कभी भी कोई पॉइंट मेरा P होता है x, y, जब कभी मेरे पास कोई पॉइंट है x, y, अगर ये हमारे पास है x एक्सिस, ये हमारे पास है x एक्सिस और ये हमारे पास है y एक्सिस, तो ध्यान कर लो ये जो कोऑर्डिनेट है x, y, इसको हम ऐसे अगर दिखाएंगे तो मेरा y एक्सिस से जो डिस्टेंस हमें बताएगा वो x बताता है कि कोई जो पॉइंट है ना उसका जो डिस्टेंस है y एक्सिस से, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस
ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से दूरी हमेशा मेरा एक्स बताता है, जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। एंड जो डिस्टेंस है मेरा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये हमेशा मेरा वाई बताता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। याद रखिएगा इसको, है ना, ये कॉन्सेप्ट है आपका। अब आपसे पूछ रहा है इसमें कि वाई एक्सिस से कौन सा दूरी बता रहा है भाई, तो वाई एक्सिस से बताओ, ये मेरा वाई हो गया, तो वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस मेरा ये है, तो वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कौन बता रहा है, एक्स बता रहा है। तो इस कोऑर्डिनेट में 2,3 में एक्स कौन है भाई, 2 है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, 2। देखो ये ए ऑप्शन भारी है क्या, अरे बोलो यार, क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से दूरी कौन बता रहा है, एक्स, क्योंकि देखो जब आप इधर जाओगे तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितना होगा, 2 होगा आपका, जो वाई एक्सिस से कितने दूरी पर है, 2 यूनिट, है ना, तो इसीलिए इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से 2 बता रहा है, और एक्स एक्सिस से कौन बता रहा है, तो 3 बता रहा है। क्लियर है, तो यहां मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते थे लाइंस इतना एंड इतना आर नॉट पैरेलल, देन के का वैल्यू क्या होगा। अब जरा सोचो, आपके पास कंडीशंस थे पहले कि अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा था, याद होगा आपको, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर मेरे पास ऐसा कंडीशन था, भाई पढ़े हो ना ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो पहला चीज क्या था कि जब a1 बाई a2 ये हमारे पास बराबर नहीं होता था b1 बाई b2 के, तो लाइंस कैसे होते थे भाई, इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसे होते थे, इंटरसेक्टिंग होते थे। अब देखो दूसरा, जब a1 बाई a2 बराबर होता था b1 बाई b2 के, और बराबर होता था c1 बाई c2 के, तो लाइंस कैसे होते थे, लाइंस आर पैरेलल। कैसे होते थे, पैरेलल, है ना। और तीसरा, जब मेरे पास तीसरा क्या होता था कि जब मेरे पास a1 बाई a2 बराबर होता था b1 बाई b2 के, बराबर होता था c1 बाई c2 के, तो लाइंस कैसे होते थे, कॉन्साइडिंग। तो आपसे पूछ रहे हैं यहां पे पैरेलल नहीं है, वो पैरेलल नहीं है, तो हम कौन सा लाइन लगाएंगे, यहां ये वाला, a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के। a1 कितना है जरा देखो यहां, 3। हमसे पूछ रहा है पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होगा भाई, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 3। a1 यहां इसका 3 है, a1 बाई a2, a2 कितना है मेरा, 2। 3 बाई 2 डज नॉट इक्वल टू 2k, 2k बाई कितना, 5। b1 देखो, ये हमारे पास a1, ये हमारे पास a1 b1, ये हमारे पास a2, और ये हमारे पास b2। तो जो a1 बाई a2 होगा वो बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के। सॉल्व कर लो, 15 बाई 2 बराबर 2k, बराबर नहीं होगा 2k के, तो यहां से 2 नीचे आ जाएगा, तो k का जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होगा 15 बाई 4 के। तो क्या बोल रहा है आंसर कि व्हाट देन k हैज टू बी, k 15 बाई 4 के बराबर नहीं होगा, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। आपको इसमें क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब कभी भी क्वेश्चन आए इस तरीके का, तो आपको ये याद रखना है कि a1 बाई a2 अगर बराबर होता है, बराबर नहीं होता है b1 बाई b2 के, तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग होते हैं। अगर a1 बाई a2 बराबर हो जाता है b1 बाई b2 के, बराबर हो जाता है c1 बाई c2 के, अच्छा सॉरी, बराबर नहीं होता है c1 बाई c2 के, तो लाइंस पैरेलल होते हैं। और अगर a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के, बराबर होता है c1 बाई c2 के, तो लाइंस कॉन्साइडिंग होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पे बस ये याद रख लीजिएगा कि यहां बराबर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। कहता है कि क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, तो देखो यहां पे क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। मान लो सपोज कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे ऐसे, और इसमें एक सर्कल बना देते हैं। ले, इसको थोड़ा सा ऐसा बनाना होगा कि ये इसको सर्कमस्क्राइब कर जाए, ऐसे समझो ना, ऐसे सर्कमस्क्राइब कर जाए, है ना। एक लाइन यहां बना देते, ठीक है, देख लो, ये लाइन यहां बना लो, सर्कमस्क्राइब सर्कल, ठीक है। इस वाले पार्ट को भूल जाना, ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये अगर हमारे पास सेंटर है, ये इस पॉइंट को टच कर रहा है, ये इस पॉइंट को टच कर रहा है, और ये इस पॉइंट को टच कर रहा है। अगर ये A, B, C और D है, ऐसा अगर होता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल अगर इस तरीके से है
कि हमारे सर्कल के सारे चारों तरफ टच करता हुआ जा रहा है, तो आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या पता होता है, सिंपल याद रखना है कि ये इसका सम, अपोजिट साइड का सम बराबर हो जाता है, मतलब ए बी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा किसके, ए डी प्लस किसके, बी सी के। इतना याद रखिएगा कि अगर कोई सर्कल है उसके चारों तरफ कोई कोलेटरल है तो उसके अपोजिट साइड्स का सम, अपोजिट साइड का सम जो होता है वो इक्वल हो जाता है। तो जरा सोचो यहाँ ए बी कितना दिया है क्वेश्चन में मेरे पास, ए बी पूछ ही रहा है, चलो ए बी निकालना है, प्लस सी डी कितना दिया है, सी डी मेरा 4 दिया है बराबर, ए डी कितना दिया है मेरा 3 दिया है, प्लस बीसी कितना दिया है, बीसी मेरा 7 दिया है। सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 7, 7 3 10, तो ए बी बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 10 और 4 उधर जाएगा -4, तो ए बी का वैल्यू हो गया तो आपका 6 सेंटीमीटर, ये याद रखिए। तो सी ऑप्शन, समझ गए है ना, कि हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्कल दिया हुआ है इस तरीके से जिसमें क्वाड्रिलेटरल इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना, तो इसका सम, इसका सम, इसका सम और इसका सम क्या हो जाता है, अरे बोलो भाई, इसका सम, सबका जो सम है ना, अपोजिट साइड का सम, अपोजिट साइड का सम इक्वल हो जाता है। हम लोग इस चीज को, अगर आपको ये चाहिए तो जो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है वीडियो सर्कल का, आप जाकर उसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या था, देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर एक्स और सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला पढ़े थे आप, है ना, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। भाई पढ़े हैं ना, पढ़े हैं ना, अगर नहीं जानते हो आप तो ट्रिगोनोमेट्री वाला वीडियो जाके देख लो, मेरा प्लेलिस्ट में है। अब इसको ना सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू क्या लिख सकते हो, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ए माइनस बी बराबर कितना 1। अब जरा सोचो, सेक थीटा प्लस टैन थीटा कितना है मेरे पास दिया हुआ x, तो x इंटू कितना, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर कितना 1, ठीक है। तो अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा कितना हो जाएगा 1/x, 1/x है ना। देखो ना ये x नीचे आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू x दिया हुआ है तो x रख देंगे, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, दैट इज 1/x, डी ऑप्शन आपका। भाई भारी नहीं लग रहा है ना, आसान है ना, बहुत आसान है ना, हम लोग फॉर्मूलाज बहुत इजी क्वेश्चंस है ना। देखो अभी एक चीज और भी बता देते हैं आपको, जो भी चैप्टर्स के पीवाई क्यूज के साथ आपको पढ़ने अच्छे तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में सारा का सारा चैप्टर वन शॉट फॉर्मेट में दिया हुआ है जिसमें मैंने सारे के सारे पीवाई के साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए हुए हैं, तो आप जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। इसके बाद मैं ये नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन किसमें क्वाड्रेटिक नहीं है। तो सबसे पहला ए ऑप्शन चेक करते हैं, देखो क्या है, x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब जरा सोचो एक चीज, यहां पे जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बराबर कितना 2x अब प्लस 6। अब एक चीज सोचो, इस साइड एक्स स्क्वायर वाला बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 जा 4 अब प्लस x, तो 4x बराबर कितना 2x प्लस 6। अब जरा सोचो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या एक्स स्क्वायर रह ही जाएगा, रहेगा ना भाई। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं, जो किस फॉर्मेट का हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट का हो, आपको पता है ना, और जिसमें मतलब जो x है ना उसका हाईएस्ट पावर डिग्री 2 होना चाहिए। अगर कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है जिसमें वेरिएबल जो मेरा x है उसका पावर अगर मैक्सिमम पावर 2 है, क्या है मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम उसे क्वाड्रेटिक कह देंगे। तो पहला वाला तो मेरा क्वाड्रेटिक, क्योंकि देखो ना एक्स स्क्वायर बस बच जाएगा, इधर ऐसा कुछ है नहीं। बी चेक करते हैं, थोड़ा फास्ट चेक करने का तरीका देखो आप, यहां देखो एक्स क्यूब है ना, यहां देखो जब इसका क्यूब करोगे ए प्लस बी का होल क्यूब, तो एक में आएगा ए क्यूब प्लस आएगा बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही आएगा। तो देखो एक्स क्यूब इधर भी आ गया और इधर भी एक्स क्यूब आया, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, आपके पास ये एक्स स्क्वायर वाला एक बच जाएगा, और यहां से 3x स्क्वायर आएगा तो वो एक्स स्क्वायर वाला आपका बच जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाला इसमें बच गया, इसमें चेक करते हैं, इसको देखो 3x स्क्वायर प्लस 3x, और इसका जब स्क्वायर करोगे आप, इसके स्क्वायर करोगे तो इसमें भी ठीक से एक्सपैंड करके चेक करो, ए क्यूब, ये ए क्यूब वाला कट जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर बचा, इसमें तो कहता है नॉट ए क्वाड्रेटिक, तो भाई पहले ही तो मिल गया था मेरा, ये क्वाड्रेटिक नहीं था ना, ये था नहीं था, पहला वाला था, ठीक है, दूसरा वाला भी है, और तीसरा वाला देखो
तीसरा वाला ये भी देखो आप क्वाड्रेटिक बच जाएगा कैसे, तो देखो एक्स स्क्वायर यहां और इसके स्क्वायर करो तो 3x के स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 3x के स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर उधर जाएगा घटेगा भी तब भी एक्स स्क्वायर बचेगा ही है ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। तो डी ऑप्शन आपका क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, क्यों, तो देखो एक एक्स 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 तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ और यहाँ एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो देखो ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, सिंपल है ना, तो ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं होगा, है ना। मैंने पहले समझ लिया था कि कौन क्वाड्रेटिक है वो चेक करना है, तो कौन क्वाड्रेटिक नहीं है वो, तो ये समझ में आया आपका जो डी नंबर है ये ऑप्शन सही होगा, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है आपका। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसको डिटेल वे में सॉल्व करके ही सॉल्व कर पाओगे तो आसानी से कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल तुम थिंकिंग से भी सोच सकते हो। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ देखो a प्लस बी का होल क्यूब करोगे तो एक एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, चलो ठीक है, तो बाकी एक्स स्क्वायर और इधर वाला 3x स्क्वायर ये बचेगा ना, तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचा। हमको बस एक्स स्क्वायर वाले टर्म को चेक करना है कि अगर वो बच जा रहा है तो हम उसको क्वाड्रेटिक कह देंगे, तो इसमें ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहता है, अच्छा ये अगला क्वेश्चन देखिए, यहां देखो कहता है इन द गिवन बिलो इन द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, 5 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसने कंसीडर किया गया है इसमें, कहता है कि रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच, सबका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो देखो ये वाला यहां से देखो 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। कहता है इंटरसेक्टिंग इन सच ए वे दैट द क्वाड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल इज आल्सो द लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब देखो यहां ध्यान देना, यहां ध्यान दो, ये जो लेंथ है यहां से ये जो लंबाई है ये और ये सबका सब 1 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब आप क्या समझ सकते हो, यहां से देखो मैं आपको बताता हूं, ये सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है हमारे पास ऐसा, ठीक है, जिसको कट किया जा रहा है इस तरीके से कि किसी पॉइंट पे जहां ये कट हो रहा है, मान लो यहां पे ऐसे कट हो रहा है, तो सेंटर से जो इसका ऐसे ये जो बन रहा है वो एक सब 1 सेंटीमीटर है, ये सबका सब 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। तो अब देखो ये यहां पे क्या बन गया, थीटा कितना बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ना एबीसी हमारा क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अरे बोलो यार, सॉरी, देखो ये जो बना मेरा यहाँ पे एबीसी, ये जो एबीसी ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक चीज देखो, ये यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। अरे बोलो भाई, जब ये 60 डिग्री बनेगा तो क्या आप इस सेक्टर का ये जो पूरा सेक्टर बन रहा है, यहां मैं थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूं, ये जो पूरा सेक्टर बन रहा है ये पूरा, क्या इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो, तो जरा सोचो। सबसे पहले हम कर देते हैं क्या आपको यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फ्रेश बना दे, देखो यहां पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, तो देखो पाई आर स्क्वायर 1 है इंटू थीटा 60 डिग्री बटा 360 डिग्री, कट गया कितना आया 6, तो ये इसको आप बोल सकते हो पाई बाई 6, ये किसका एरिया आ गया आपका, अरे बोलो भाई, ये एरिया आया किसका, इस पूरे सेक्टर का, ठीक है। लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसका एरिया आपको बताना है, इस वाले पार्ट का, ये जो पार्ट है पूरा यहां से लेके पूरा, ये पूरा पार्ट, तो जरा सोच के देखो कि अगर हम इस सर्कल में निकालना चाहें नीचे वाले पार्ट का एरिया तो ये वाला मिलेगा, और इसके जस्ट ऊपर, इस लाइन के जस्ट ऊपर ये वाला पार्ट भी है, क्योंकि दूसरा सर्कल ऐसे है, ठीक है। तो पहले हम नीचे वाले पार्ट का एरिया निकालते हैं, ये जो पार्ट है मेरा उसका एरिया निकाल के देखते हैं, तो देखो कितना होगा। हम क्या करते हैं, इस पूरे सेक्टर का एरिया जो मैंने निकाला इसमें से हम इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ट्रायंगल मेरा कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो देखो √3/4 इंटू साइड कितना है मेरा, यहां मेरा जो साइड दिया हुआ है यहाँ पे वो 1 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर रख देंगे, तो मेरा बचा √3/4। तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ, यहां से क्या निकला मेरा, एरिया ऑफ
माइनर माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कितना निकल गया, जरा सोचो। यहां ये जो सेगमेंट है, यहां पे नीचे वाला जो पार्ट है, इसका एरिया कितना निकला भाई, इसका नीचे वाले पार्ट का, नीचे वाले पार्ट का एरिया निकलेगा कि हम इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, जो सेक्टर है मेरा ये पूरा, उस पूरे एरिया में से हम नीचे ट्रायंगल के एरिया को घटा देंगे। तो जरा सोचो क्या बना, हम इसका एरिया निकाल लिए π/6 और उसमें से घटा दिए √3/4। तो मेरा काम यहां तक निकल गया कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया। आप जरा सोचो, हर एक क्वेश्चन में, हर एक में, इसमें हर एक फिगर में देखो कितने हैं। एक ऐसे बनाओगे तो एक हाफ नीचे एक हाफ ऊपर, ऐसे बनाओगे तो एक हाफ ऊपर एक हाफ नीचे, ऐसे बनाओगे तो एक हाफ ऊपर एक हाफ नीचे। इसका मतलब कितने डॉटेड एरिया हो गए, यहां देखो ना, इसको बनाए तो एक हाफ ऊपर एक हाफ नीचे। तो मैंने बस अभी किसका निकाला है, ऐसे निकाला, तो मैंने बस अभी नीचे वाले का निकाला है, इसका। तो इसका ऊपर वाला का भी निकालने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, इसको 2 से। तो जरा देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए 8। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालने के लिए, टोटल एरिया निकालने के लिए किससे गुना कर देंगे, 8 से, और इसको गुना करके लिख देंगे π/6 माइनस √3/4। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे आप तो क्या बचेगा, जरा सोचो, 2 नीचे से निकल जाएगा। तो आप लिख सकते हो कैसा, देखो 8, 2 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हो जाएगा π/3 माइनस √3/2, और ब्रैकेट के अंदर ऐसा, और यहां पे जो 8 है ना, इसको गुना कर दो 1/2 से, तो 2 से गया 4। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 × π/3 माइनस √3/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो क्या होगा, देखो यहां पे 4 × π/6 माइनस π/6 के फॉर्म में ही है, π/6 के फॉर्म में ही है यहाँ पे सारा, हमने इसको कॉमन ले लिया है, लेकिन π/6 के फॉर्म में ही है। तो आपका डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा, 8 × π/6 माइनस √3/4। तो 8 × π/6 माइनस √3/4, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या भाई, बोलो। कैसे मैंने बनाया आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, पूरा ये बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये विजुअली चैलेंज के लिए आप लोग खुद से बना के देख लो इसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहता है, द पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड। एक पेयर ऑफ डाइस को आपको उछाला गया, कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। अब जरा पहले एक चीज बताओ, 8 जो सम है एक डाइस में, एक डाइस जो होता है मेरे पास, डाइस जो होता है मेरे पास, उसमें क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यही होता है। अब 8 जो सम है वो कब कब आएगा, तो जरा सोचो, पहला हम 2 जोड़ेंगे और 6 जोड़ेंगे, तो एक जोड़ा तो ये हो गया। दूसरा हो सकता है 6 आ जाए और 2 आ जाए, 6 और 2 को भी, क्योंकि देखो मेरे पास जो पॉसिबल सैंपल स्पेस होते हैं, याद होगा आपको, सैंपल स्पेस जब आप निकालते हो, सैंपल स्पेस इसका, तो कितने जोड़े का निकलता है, 36 पेयर निकलता है ना। 2 डाइस को बोल रहा है ना, पेयर ऑफ डाइस, तो 2 डाइस में टोटल 36 निकलते हैं। तो पहले वाले डाइस में 2 आया, दूसरे वाले में 6 आया, पहले वाले में 6 आया, दूसरे वाले में 2 आया, ये तो चलो। पहले वाले में 3 आया, दूसरे वाले में 5 आया, पहले वाले में 5 आया, दूसरे वाले में 3 आया। अब दोनों में मान लो 4 4 आया, क्या इससे के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें सम 8 आ जाए, तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 ऐसे पेयर्स होंगे जिसमें 8 सम नहीं आएगा। तो कह रहा है कि नॉट गेटिंग सम, तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी of not getting sum of 8, तो 8 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, आ कितने में रहा है, 5 में, कितने में नहीं आ रहा है, तो 31। टोटल सैंपल स्पेस 36 है, उसमें से 5 घटा देंगे तो 31 में जो 8 है सम वो नहीं आ रहा, तो हम क्या लिख देंगे 31/36। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्यों, बिकॉज मेरा सैंपल स्पेस कितना होता है 36, है ना, आप इसको देख लोगे। अब ये भी जान लो कि सैंपल स्पेस 36 कैसे होता है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक पहला वाला डाइस है, तो क्या होगा, पहला 1 1, दोनों में उछाले हम, तो एक में 1 आया, दूसरे में 1 आया, दूसरी बार उछाले तो एक में 1, दूसरे में 2 आ गया, तो ऐसे चलता रहेगा, फिर नीचे भी ऐसे चलता रहेगा, टोटल 36 सैंपल स्पेस आता है इसका। क्लियर है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है 2√sin 5x बराबर √3। तो आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो, sin 5x बराबर √3/2 लिख सकते हो।
अरे बोलो भाई, अब एक चीज बताओ कि √3/2 साइन कितने डिग्री पे होता है, बोलो। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि साइन 5x बराबर, इसको लिख सकते हो साइन 60 डिग्री, क्योंकि √3/2 साइन 60 डिग्री पे होता है, जानते हो आप। तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि 5x कितना कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो x का मतलब कितना हुआ, 60 डिग्री बटा 5 कितना, 12 डिग्री। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्लियर है, भारी लग रहा है ना। आसान है, बहुत आसान है, पेशेंस के साथ सॉल्व करना है बस। देखो सम ऑफ टू नंबर कितना है मेरा, 1215। एचसीएफ मेरा 81 है। तो कहता है पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स, कहता है देखो एक चीज सोचो, कहता है कि मेरे पास जो सम ऑफ नंबर्स है, दो नंबर के जो जोड़ है वो कितने हैं, 1215 है। उसका एचसीएफ क्या 81 है। जरा सोचो, कोई दो नंबर है, उसका एचसीएफ अगर 81 है, इसका मतलब वो नंबर 81 का मल्टीपल होगा। अरे बोलो भाई, या उस नंबर का 81 एक फैक्टर होगा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसका मतलब कि कोई भी दो नंबर अगर हम ए और बी निकालते हैं, तो अगर इस दोनों का एचसीएफ अगर 81 है, तो इसका मतलब 81 इसको भी डिवाइड दे रहा होगा, इसको भी डिवाइड दे रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि 81 इसको जो डिवाइड दे रहा है वो x टाइम दे रहा है, और इसको जो डिवाइड दे रहा है वो y टाइम दे रहा है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा नंबर ए बना वो क्या बना, 81x, और जो बी बना वो क्या बना, 81y। जरा सोचो, और हम जानते हैं कि दोनों का सम 81x प्लस 81y ऑलरेडी दिया हुआ है 1215। तो जरा सोचो, 81 इसमें से कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 1215। तो यहां से x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 1215 बटा 81। 81 से काटो, कितना टाइम्स कटेगा, 15 टाइम, 5 से 5 यहां 5 है, 1 है तो 5 ही लगेगा, 5 से काटोगे नहीं कटेगा, 15 से काटो, 15 का 1, 15 8 120 और 1 121, 15 टाइम कट गया। मतलब कि मेरा जो x प्लस वाई आया वो कितना आया, 15। तो अब आप क्या कर लो ना, इसी x प्लस वाई का पेयर ढूंढ लो, समझ रहे हो। तो 15 कब कब आएगा, तो जरा सोचो, 1 14 में आएगा, 2 12 में नहीं, 2 13 में आएगा, 3 10 में आएगा, 4 9 में कितना, 3 10 13 ही ना हुआ, सॉरी, 2 13 में आएगा, 3 12 में आएगा, 4 11 में आएगा, 5 10 में आएगा, और 5 10 के बाद 6 9 में आएगा, 7 8 में आएगा, है ना। उसके बाद कोई तो नहीं बनेगा, है ना। तो अब आप देखो इसमें किसमें ऐसा है जिसमें कोई और कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है एक्स वाई का। तो जरा सोचो, 1 14 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा, तो एक पेयर ये हो गया, 2 13 में भी नहीं निकल रहा, एक पेयर ये हो जाएगा, 3 4 में डिविजन हो जा रहा है तो ये नहीं होगा, 4 11 में चेक करो, एक हो गया, 5 10 में नहीं हो रहा क्योंकि 5 10 में एक पेयर निकल गया, 6 9 में भी एक पेयर निकल गया, 7 8 में नहीं निकल रहा तो एक ये हो गया। तो टोटल कितने पॉसिबल पेयर हो जाएंगे नंबर्स के, ये 4 हो जाएंगे। क्यों, जो आपका x का वैल्यू है, x का वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है, तो x आपका पहला हो जाएगा 1 2 या फिर मान लो 4, या फिर मान लो 4 या 7 ऐसे करके, है ना। तो टोटल पॉसिबल पेयर्स आपके जो x और y के आए वो कितने हो गए, 4। तो मेरा ऑप्शन कितना हो गया, 4। समझ में आ रहा है, अरे बोलो भाई, है ना। तो इस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। मेरे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, इस तरीके से राइट सर्कुलर कोन है, कहता है इसके बेस का एरिया 51 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो बेस का एरिया मान लो, इसका रेडियस अगर r है, तो बेस का एरिया, अगर इसका एरिया दिया है 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि पाई r स्क्वायर बराबर 51, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कहता है देन एंड वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया है बताओ भाई, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जरा सोचो एक चीज, अगर हमारे पास ये कोन होता है, कोन, इसका हाइट अगर h है, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना भाई, अरे बोलो। तो आपसे पूछ रहा है h कितना है, तो जरा सोचो, क्वेश्चन में ऑलरेडी वॉल्यूम आपको 85 दे रखा है, बराबर 1/3। अब बताओ पायर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी 51 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम यहां से 51 डायरेक्ट डाल देते हैं, इनटू हाइट आपसे पूछ रहा है, 3 से काट दो कितना, 17 टाइम,
तो देखो 85 बराबर क्या हो गया 17h, h का वैल्यू क्या हो गया 85/17, 17 से कितना गया 5 टाइम, h का वैल्यू आ गया 5। दिस इज योर आंसर, डी ऑप्शन। भारी है क्या, आसान लग रहा है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना आर इक्वल। एक चीज सोच के बताओ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके लिए अगर जीरोस इक्वल है, रूट जीरोस इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। एक चीज और क्वेश्चन में दिया है कि सी 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा इक्वल टू 0 होगा ना, अरे यार बराबर इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरा सोचो कि अगर c बोला 0 के बराबर नहीं है, अगर c 0 होता तो बी स्क्वायर कभी 0 के बराबर होता, b अगर कोई भी नंबर होता, b अगर कोई भी नंबर होता तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो कहने का मतलब यहां से सोचो आप कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो कहता क्या है कि देन c और a के बारे में साइन बता रहा है। एक चीज सोच के बताओ, किसी चीज के स्क्वायर क्या हमेशा पॉजिटिव देगा हमें, भाई किसी चीज का जो स्क्वायर है क्या हमेशा वो पॉजिटिव देगा। तो चलो ये हमारे पास क्या आ गया पॉजिटिव, तो ये जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में से क्या घटाओगे कि 0 आएगा। तो इस पूरे नंबर को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, बिकॉज यहां माइनस लगा है। पॉजिटिव में से पॉजिटिव ही घटाओगे, मान लो ये कुछ भी पॉजिटिव आया उसमें से नहीं आएगा, तो ये अगर पॉजिटिव रहेगा तभी तो 0, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो माइनस बाहर से मल्टीप्लाई होके तो नहीं होगा ना यार, पॉजिटिव होके जुड़ जाएगा दोनों। तो हमको इसको क्या रखना पड़ेगा, AC को हमें क्या रखना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा। अब A और C, A इंटू सी ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब A नेगेटिव हो लेस देन 0 हो, या C लेस देन 0 हो, या A ग्रेटर देन 0 हो, या C ग्रेटर देन 0 हो। मतलब कि अगर A मेरा नेगेटिव है, मान लो जैसे माइनस A है मेरे पास और माइनस C है, गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस AC, और अगर मेरे पास प्लस A है और गुना करेंगे प्लस C से तो क्या होगा प्लस AC। दोनों इसी दोनों से फेज में ना हमें AC पॉजिटिव मिलेगा। बाकी केसेस में तो अगर मान लो हम A नेगेटिव C नेगेटिव, तो ये तो पूरा माइनस हो गया, माइनस में गया तो प्लस, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में और कुछ जोड़ेंगे तो 0 कभी होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब कि A और C मस्ट हैव सेम साइन। ए और सी के पास दोनों के पास कैसा साइन होना चाहिए सेम, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। क्लियर है, बोलो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कहता द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर। कहता है द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल है हमारे पास, थोड़ा सा बढ़िया से बन जा भाई, बढ़िया नहीं बन रहा है, ले यही ठीक है चल। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, देखो ये रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर के है ना, कट ऑफ बाय एन आर्क लेंथ। आर्क लेंथ यहां से देखो ये वाला A से B जो आर्क लेंथ है वो है 22 सेंटीमीटर। तो देखो अगर रेडियस हमारे पास दिया है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो आर्क का लंबाई कितना होगा, आर्क AB जो है हमारे पास, इसका लंबाई क्या होगा 2 पाई r थीटा बटा 360, और यही तो हमारे पास दिया हुआ है आर्क लेंथ। AB कितना दिया आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर, 22 बराबर क्या होगा 2 गुने 22 बटा 7 गुने रेडियस, रेडियस कितना मेरे पास 21 गुने थीटा, थीटा बटा 360 डिग्री। तो अब देखो यहां से क्या हो गया, 7 से गया 3, 22 से गया 22, तो यहां पे देखो क्या हो गया 3 2 जा 6, 6 से गया 60, तो देखो यहां से क्या हो गया ये 1 आया, 1 बराबर हो गया थीटा बटा 60 डिग्री, तो यहां से थीटा हो गया 60 डिग्री। अब जरा सोचो कि अगर मेरे पास थीटा जो एंगल है वो 60 डिग्री आ गया है, तो इसका एरिया नहीं निकाल लोगे, एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहां से हम लिख लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब जरा सोचो पाई का वैल्यू हो गया 22 बटा 7, आर का वैल्यू हो गया 21, आर का वैल्यू हो गया 21 गुने 21 गुने थीटा मेरा हो गया 60 बटा 360।
अब देखो 7 से गया 3, 60 से गया 6, 3 से गया 2, 2 से गया 11, गुना कर लो एरिया, फाइनल एरिया निकल जाएगा 11 गुने 21, 11 का 11 के यहां से 1, 11 में 22 1 23, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका एरिया। क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। सबसे पहले मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या दे दिया था, मेरे पास दे दिया था आर्क लेंथ, देखो रेडियस दिया हुआ है, आर्क लेंथ दे दिया था, तो पहले मैंने आर्क लेंथ का यूज करके एंगल निकाल लिया कि बीच में एंगल ये आर्क कितना सबटेंड कर रहा है, और यहां जब ये एंगल निकल गया, और जब एंगल निकल जाता तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला मैंने लगा दिया पाई आर स्क्वायर थीटा। देखो ना भाई, ये एंगल पहले निकाला फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया। भारी लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास एबीसी एंड डीईएफ दो ट्रायंगल है, एक एबीसी है और दूसरा है डीईएफ। ए बी सी डी ई एफ दो ट्रायंगल है। कहता है कि ए बी बराबर 6 डी बराबर, दोनों कहता है पेरीमीटर निकालना है एबीसी का, दोनों सिमिलर है। जरा सोच के देखो, दोनों अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा मतलब ए बी बाई डीई, आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड्स के रेशियो सेम होते हैं। तो ए बी बाई डीई किसके बराबर? बीसी बाई ई एफ किसके बराबर? एसी बाई डीएफ के बराबर होते हैं। अरे बोलो भाई, ऐसा होता है ना। चलो आगे देखो, यहां पे देखना, समझने की कोशिश करना सब। कहता है कि मेरे पास ए बी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, डी कितना दिया है 9, ईएफ कितना दिया है 6, और एफ डी कितना दिया है 12। कहता है पेरीमीटर, तो मान लेते हैं हमको एसी निकालना है, तो सबसे पहले क्या कर लो क्वेश्चन में, देखो 6 बाई पहला लगा लेते हैं, पहला हम एसी निकालने के लिए ए बी बाई डीई इसको बराबर कर दो किसके? बीसी बाई ईएफ के, बीसी बाई ईएफ के बराबर पहले कर लो। अब बताओ ए बी कितना है मेरे पास 6, डी कितना है मेरे पास 9, बीसी निकालना है मेरे पास, चलो बीसी निकाल लेते हैं पहले, बीसी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो बीसी अपॉन ईएफ, बीसी अपॉन ईएफ कितना है 6, सॉल्व करो तो बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 736, तो 6 गुने 6 बाई 9 कितना हो जाएगा 4, 36 बटा 9 4 होगा, तो यहां से बीसी आपका निकल गया 4। सिमिलरली आप क्या कर लो, देखो ए बी बाई डीई को किसके बराबर कर लो? एसी बाई डीएफ के बराबर। अब जरा सोचो, ए बी कितना है मेरे पास 6, डी कितना है मेरे पास 9, एसी कितना है मेरे पास निकालना है, और डीएफ कितना है मेरे पास 12। तो हम यहां से एसी निकाल लेते हैं, 12 उधर गुना कर देंगे, 6 गुने 12 बटा 9, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, एसी आ गया मेरे पास 8। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है पेरीमीटर, आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी का पेरीमीटर निकालना अगर हमें है, इस एबीसी का पेरीमीटर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई बोलो? एबीसी का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे भाई, इसमें तीनों देखो ना, बीसी मेरे पास आ गया कितना, बीसी मेरे पास आ गया 4, मेरे पास एसी कितना आ गया 8, लो बीसी 4 एसी 8, तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या कर लो, ए बी प्लस बीसी प्लस एसी सबको जोड़ दो, 6 प्लस 4 प्लस 8, 6 4 10 8, 18 सेंटीमीटर, तो ये मेरा पेरीमीटर आ गया, दिस इज सी ऑप्शन। अरे बोलो भाई, भारी लग रहा है क्या? आसान है ना? आप पेशेंस के साथ सॉल्व करते रहो ना यार, पूरा का पूरा सैंपल पेपर में बनवा रहा हूं आपको, और साथ में मैं सारे के सारे वन शॉट्स कवर अप कर रहा हूं, जिसमें करूंगा क्या कि पूरे के पूरे सिलेबस को कवर अप कर रहे होंगे हम, पूरा का पूरा पीवाई क्यूज के साथ, समझ रहे हो? मतलब सबका पूरा ही है यार। क्लियर है? तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देखो अच्छे से, सारे के सारे वीडियोस को करो। आगे देखो, कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर्स चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी वॉवेल, मतलब जो हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें से जो लेटर्स चूज कर रहे हैं दैट मस्ट बी अ वॉवेल, वो क्या होना चाहिए? वॉवेल होना चाहिए। तो चलो देखते हैं कौन है। तो सबसे पहला ए, दूसरा है मेरे पास ई, तीसरा है मेरे पास आई, ए फिर ए, चौथा है मेरे पास आई। तो भाई कितने वॉवेल हो गए हमारे पास इसमें? 4।
मतलब कि जो मेरा ए है, ए के आने का चांसेस कितना है, 4 है। तो जरा सोचो कि टोटल नंबर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हैं, 11 है ना। लेकिन ए इसमें 2 बार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अगर मान लो मेरे पास 2 वॉवेल आ रहा है, ठीक है, तो 11 नंबर है टोटल, मेरे पास टोटल 4 ये डिजिट हो गए, तो क्या हो गया, 4/11 मेरे पास प्रोबेबिलिटी हो गया वॉवेल के आने का, और जो किसके बराबर है, 2/2x+1। तो गुना कर लो, 4 इंटू कितना, 2x+1 बराबर कितना, 11 दूनी 22, 4 2 8x+4 बराबर कितना, 22। तो 8x बराबर कितना, 4 इधर आ गया 18, x बराबर कितना, 18/4, 2 से गया 9, 2 से गया, सॉरी 18/8, 8x बराबर कितना आ गया, 18 सॉरी यार, x बराबर मतलब यहां से x बराबर क्या हो गया, 18/8, 2 से गया 9, 2 से गया 4, तो x का वैल्यू कितना हो गया भाई, 9/4। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना। तो ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है दी पॉइंट ये आर द वर्टिसेस ऑफ दी, किसका वर्टेक्स है, तो चलो चेक कर लेते हैं। अब क्या कर लो ना, इस तरीके से पहले एक बना लो कोऑर्डिनेट एक्सिस, देखो ये, और दूसरा ले लेते हैं हम ये, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहला 9,0, पहला है आपका 9,0, तो 9,0 कहीं मान लो यहां है 9,0, और कह रहा है फिर -9,0 सी पॉइंट है आपका, -9,0, तो कहीं इधर होगा -9,0। फिर आपसे कह रहा है कि 9,-6, 9,-6। अब जरा सोचो, -6 कहीं यहां, -6 कहीं यहां होगा, ये हो गया 9, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला पॉइंट मान लो -6 से कहीं, और यहां मान लो 6 से कहीं, तो 9,-6 कहां आएगा भाई, यही तो कहीं आएगा, बोलो। देखो ये ऐसे, और ये मान लो ऐसे, 9,9,-6, ये वाला पॉइंट हो गया। क्लियर है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, -9,6, सॉरी 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 सॉरी, ये -9,6, एक मिनट, 9,6, तो यही पॉइंट होगा। और दूसरा कह रहा है कि -9,6, तो -9,6 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो देखो क्या बन रहा है, ये ऐसा, एक काम करते हैं थोड़ा सा और इसको इधर कर लेते हैं, है ना, यहां से ये ऐसा, ये ऐसा, और यहां से ये ऐसा, ये जो पॉइंट यहां पे बना, दिस पॉइंट इज व्हाट, आप क्या कह सकते हो, -9,6। अब क्या बोल रहा है कि इस सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक क्वाड्रेटरल बनाओ। देखो एक ये, 2 3 4, एबीसीडी क्वाड्रेटरल कैसे बन रहा है, तो देखो चेक करते हैं। देखो ये इस तरीके से, ये ऐसा, ये ऐसा, अरे इसको थोड़ी जोड़ना है यार, देखो ये ऐसा, ए बी, मेरे पास ए है, ये ए ऐसे कर लेना, नाम लिख देते हैं, ये मेरे पास है ए बी, 9,-6, 9,-6 बी हो गया, 9,-6 बी हो गया, ठीक है। उसके बाद सी, -9,0, ये हो गया सी, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद डी, डी हो गया 9,-9,6, तो ये हो गया आपका डी, ये क्या हो गया आपका डी, ये हो गया डी पॉइंट, ये डी हो गया। तो अब क्या करना है हमें, ए बी, ए बी, ए बी, ठीक है। उसके बाद बी के बाद क्या आता है, सी, ये हो गया सी, और उसके बाद क्या आता है, डी, ये ऐसा। तो देखो भाई क्या है, बता देता हूं मैं तुम्हें, समझो जरा। 9 से यहां से देखो, ये वाला कितना है, 6,
ये वाला जो कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 यूनिट होगा, क्यों नीचे तक 6 है। ये वाला कितना होगा 6 यूनिट, क्यों नीचे से ऊपर भी 6 है। समझ रहे हो, देखो ना 6 6, ये दोनों ऊपर, तो ये दोनों अपोजिट साइड बराबर हो गए, बराबर हो गए ना। तो अपोजिट साइड से अगर इक्वल हो जाता है तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। क्लियर है क्या, अरे बोलो भाई, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मीडियन ऑफ द 9 सेट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन। एक चीज समझो पहले, 9 सेट है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास 9 है। तो अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन 9 होता है तो मीडियन हम निकालते कैसे हैं, मीडियन हम निकालते हैं, ये 9 क्या है मेरे पास, ऑड है। अगर ये ऑब्जर्वेशन ऑड होता है तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n+1/2 टर्म, ये जो टर्म होता है हमारा वो क्या कहलाता है, मीडियन। तो n/2 + 1 कितना हो जाएगा भाई, 9 + 1/2, दैट इज 5th टर्म होगा, मीडियन 5th टर्म होगा। अब जरा सोचो, पहले जो ऑब्जर्वेशन था उन सब का जो मीडियन था वो 20 था, वो भी तो क्या 5th टर्म रहा होगा 20.5। अब जरा सोचो, कहता है कि अब जितने ऑब्जर्वेशन हैं, अब जितने ऑब्जर्वेशन हैं उन सब ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दिया गया किससे, 2 से। तो जरा सोचो, पहले था A B C D ऐसे करके था, अब सबको 2 से बढ़ा दिया गया, तो क्या हो गया होगा, A+2 B+2 C+2 D+2 E+2, ऐसा। यहां मान लो E है तो जरा सोचो मेरा पांचवा कौन है, 1 2 3 4 5, पांचवा ऑब्जर्वेशन कौन होगा, E+2। समझ में आ रहा है, मतलब कि मेरा न्यू मीडियन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 + 0.5 + 2 कितना 22.5। तो मतलब 2 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ए ऑप्शन। भारी है क्या, अरे बोलो भाई, आसान लग रहा है ना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां देखो, कहता है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो एक सर्कल ले लो, क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, एक सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल का जो टेंजेंट है ना, ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, ये सर्कल है हमारे पास, इसका रेडियस जो भी हो, है ना, 9 सेंटीमीटर है। कहता है कि फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर, यहां से एक जो पॉइंट है वो कितना सेंटीमीटर दूर है, 41 सेंटीमीटर, और रेडियस इसका कितना है 9 सेंटीमीटर, यहां मान लो। और इसी पॉइंट पे यहां से क्या ड्रॉन है, टेंजेंट भी ड्रॉन है, तो ये है तुम्हारा 9 सेंटीमीटर, यहां कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। अब एक चीज सोच के बताओ कि 90 के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस, तो अगर ये मान लो OAB है, तो इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे, हमको AB निकालना है, तो AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस कितना, OA का स्क्वायर। अब AB कितना है मेरे पास, 41 का स्क्वायर बराबर OB कितना है मेरे पास, सॉरी AB हमको निकालना है, AB का स्क्वायर, OB मेरा कितना है 41 का स्क्वायर माइनस OA कितना है मेरा 9 का स्क्वायर। अब जरा सोचो AB बराबर कितना हो जाएगा, √1681 माइनस 81, रूट ओवर कितना 1600, ये कितना 44, AB का वैल्यू कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। अरे बोलो भाई भारी लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एजर्सन रीजन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान जानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, यहाँ पे कहता है नंबर 5 टू द पावर n, एक नंबर है हमारे पास जो क्या है 5 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। एक चीज जान लो, पहले जान लो कि कोई भी नंबर अगर वो 0 से एंड कर रहा है तो उसका जो जनरल फॉर्म होना चाहिए वो 6 टू द पावर n के फॉर्म का होना चाहिए। मतलब कि उसके जो कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए वो 2 इंटू 5 के पावर में होने चाहिए, सॉरी 6 का पावर n नहीं, है ना। मतलब वो उसका जो जनरलाइज फॉर्म होना चाहिए वो 2 इंटू 5 के पावर में होने चाहिए हमेशा। तो अगर बोल रहा है कि द नंबर 5 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज एन नेचुरल नंबर, कोई नंबर है जो बस 5 के पावर n में है, तो क्या वो कभी 0 से एंड करेगा,
कभी नहीं करेगा। देखो 5 का पावर 1 डालो, 5 का पावर 2 डालो, 5 का पावर 3 डालो, नहीं इंड करेगा। अगर उसको एंड करना है तो उसमें 2 और 5 दोनों होने जरूरी हैं, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है देखो, तो नंबर इंड विथ जीरो, अगर कोई नंबर इंड जीरो से कर रहा है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 2 एंड 5। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो एजर्सन ए तो गलत है आपका, रीजन आर सही है। बोथ एजर्सन ए आर ट्रू, बोथ एजर्सन ए इज ट्रू, एजर्सन ए इज फॉल्स बट द रीजन आर इज ट्रू। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो ना, गलत है ना। 5 का पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। 5 का पावर n बस कभी जीरो से एंड करेगा, कहीं नहीं करेगा, उसमें 2 भी होना जरूरी है ना। आगे देखते हैं, कहता है कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कहता है देन साइन, तो देखो ना यहाँ पे मेरे पास cos साइन स्क्वायर थीटा, यहां से देखो cos a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हो इसको उधर भेज के। तो यहां से cos a किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर a के बराबर हो गया। अरे बोलो भाई, cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। अब जरा सोचो, साइन स्क्वायर a तो ठीक है, प्लस cos के जगह हम cos स्क्वायर a रख देंगे, cos के जगह हम साइन स्क्वायर a रख देंगे। तो देखो साइन स्क्वायर a, ये cos के जगह आया, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होगा ना। तो इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर a प्लस यहां से साइन 4a बराबर 1। तो ये एजर्सन जो है आपका वो सही है लेकिन क्या रीजन आर सही है? तो जरा सोचो ना, ये जो एजर्सन है क्या इसी की वजह से तो आ रहा है यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की वजह से ही तो ये आ पा रहा है ना। मतलब कि एजर्सन ए इज ट्रू, रीजन आर इज ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए। समझ आया क्या, है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने देखा क्या, सारे के सारे आपकी क्या चीज, एमसीक्यूज। अगला जो सेगमेंट आता है हमारा सेक्शन बी, जिसमें कंटेंट है कितने क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के। तो क्या बोलते हो, आगे करा दूं? हाँ चलो करवा ही देते हैं, है ना। देखते हैं आगे, वैसे तब भी ठीक नहीं लग रहा है। देखो यहां क्या कह रहा है, कह रहा है कि एपी हमारे पास 8 से लेके 60 टर्म तक, कहता है सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स, लास्ट के 10 टर्म। तो भाई क्या करो, देखो पहले तो ए देख लो, ए कितना है मेरे पास 8, डी कितना है मेरे पास 10 में से 8 घटा दो कितना 2, डी हो गया 2। अब आपको कह रहा है कि सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, मतलब आपके पास पूछ रहा है कि सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, ये पूछ रहा है। तो आप क्या करो ना, पहले निकाल लो क्या चाहिए टर्म्स। तो पहले आप निकाल लो शुरू से लेके 60 टर्म तक का सम। देखो क्या कर रहा है, लास्ट का 10 पूछ रहा है ना, तो पहले 1 से लेके 60 तक का निकाल लो, 60 टर्म तक का सम। फिर उसके बाद क्या निकाल लो, 1 से लेके 50 टर्म तक का सम, और उसके बाद लास्ट 10 टर्म का सम कैसे निकालोगे, 60 वाले में से 50 वाले को घटा देना। मतलब पहले एक 60 में से क्या कर लो, इस 50 घटा दो। आपको पता है कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप इस फॉर्मूला को लगाओ, सॉल्व करो। देखो यहां आपको स्टेप निकालना है फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट। हम क्या करते हैं, s60 लगाते हैं। s60 क्या हो जाएगा, 60/2 इंटू कितना 2a, ये कितना है मेरे पास 8, 2a प्लस 60-1 इंटू डी, डी कितना है मेरे पास 2। इसमें से किसको घटा दो, 50/2 इंटू 2a, 2 इंटू 8 प्लस 50-1 इंटू डी, इसको घटा दो। अब जरा सोचो, 2 से गया कितना 30, 2 से गया कितना 25। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये हो गया 30 मल्टीप्लाइड बाई 8 दूनी 16 प्लस 59 इंटू 2 118 माइनस इसको देखो 25 इंटू 8 दूनी 16 प्लस 50 में से गया 49, 49 गुने 2 98। क्या हो गया देखो जरा, 16 और 118 कितना होगा, 8 से 14 हासिल 1, 118, 16 और 118 कितना हो जाएगा भाई, 8 से 14 हासिल 1, 1 1 2 1 3 और 1 अगुने कितना 30, ठीक है। माइनस माइनस 16 और ये कितना 8 से 14 114, 8 से 14 हासिल 1, ठीक है। और माइनस इंटू 25 इंटू 25
25 में से आप घटा रहे हो 25 इंटू इतना, तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 30 गुने 4 3 5 1 3 3 9 10 5 1 3 का 3 1 4 40 20 माइनस 25 का 100 का 0 बचा 10 25 का 25 35 का 5 बचा 3 25 का 25 3 28। इसको यहां से सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख लो, कितना हो जाएगा, 10 में से 0 गया 0, 10 2 10 2 12 में से 5 गया 7, ये बच गया 9 में से 8 गया 1, ये बच गया 3 में से 2 गया 1, 1170 आंसर है। तो ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जब बोल रहा है सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, तो पहले 1 से लेके 60 टर्म तक का सम निकाल लिए, फिर 1 से 50 टर्म तक का सम निकाल लिए अगर, और फिर लास्ट का निकालना है तो 60 में से हम क्या करेंगे 50 को घटा लेंगे। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए ना, पूरा का पूरा क्वेश्चंस पीवाईक्यू सबका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो अभी रिसेंट मैंने पोस्ट किया, आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसको खुद से भी बना सकते हैं ना, ये दिया हुआ है मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी, तो पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालो फिर चेक कर लेना है, आसान है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, साइन ए प्लस बी कितना दिया है 1 एंड कॉस ए माइनस बी कितना दिया है √3/2। तो जरा सोचो यहां से, साइन ए प्लस बी 1 है तो 1 कितना डिग्री होता है भाई, साइन 90 डिग्री, तो यहां से a प्लस बी का वैल्यू कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री, इसको इक्वेशन क्या बोल दिए 1। फिर देखो cos a माइनस बी कितना डिग्री दिया हुआ है √3/2, तो यहां से देखो cos a माइनस बी बराबर आप लिख सकते हो cos 30 डिग्री। अब बताओ a माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, इसको इक्वेशन क्या बोलो 2। अब यहां से सॉल्व करो, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, सॉल्व करो दोनों को, b भी गया 2a बराबर 120 डिग्री, a का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, इसको उठा के आप कहां डाल दो इक्वेशन 2 में, कितना हो गया 60 माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री, तो 30 को उधर भेज दो, 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो गया b, तो जो b का वैल्यू आ गया कितना डिग्री 30 डिग्री। भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो रगड़ के रख दिए हो गए अभी तक, है ना। ए बी कितना हो जाएगा 60 एंड 30, क्लियर है क्या। बारी है आंसर, एग्जाम में कैसे बनाना है, एग्जाम में यू विल हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर्स, कैसे लिखना है, गिवन टू फाइंड, समझ रहे हो। एग्जाम आपके जो मास्टर साहब होंगे जो चेक करने वाले होंगे इसी चीज से खुश होंगे, है ना, तो आप खुश कर देना यार, क्या ही जाता है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखो एक काम करते हैं, यहां रहने देते हैं, है ना। अगले लेक्चर्स में जो आपका सेकंड इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, अगले 1 घंटे में मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं कि मतलब मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, बोर्ड का प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो आप जाकर सारे के सारे प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है मेरे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, धन्यवाद।